विषाणु अथवा वायरस वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आ गया है। अतः विषाणु के बारे में अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। विषाणु या वायरस प्राचीन काल से ही प्लेग, चेचक, पीत ज्वर, निमोनिया, फ्लू अथवा इन्फ्लुएंजा आदि संक्रामक रोग मानव आबादियों में महामारियों का कारण बनते रहे हैं और व्यापक महामारी तबाही मचाते आ रहे हैं, जैसा कि आज कोरोना का तांडव देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी तक विषाणु की खोज व रोगजनकता का ज्ञान न होने से लाखों लोग असमय ही विषाणु जनित रोगों से संक्रमित होकर मर जाते थे। विषाणुओं का इतिहास। एडवर्ड जेनर 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने गो चेचक काउपॉक्स से तरल निकालकर मानव रोगियों जिनमें प्राइमरी लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे इनमें प्रवेश कराया। फलस्वरूप इनकी जान बच गई। इसके पश्चात ही इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। लुई पास्चर सन 1885 ईस्वी में इन्होंने कुत्ते से होने वाले रोग रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग के टीके का निर्माण किया और सन 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग का कारण जीवाणु से भी सूक्ष्म रोग उत्पादक का पता लगाया, जो पोर्सलेन जीवाणु फिल्टर पीपर से छनकर बाहर निकल जाते थे। बेंजरिक ने सन 1898 ईस्वी में इवानोव्स्की के प्रयोगों को किया और इन सूक्ष्म रचनाओं को विषाणु नाम दिया। विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई जंतु व पादप विषाणुओं की खोज हुई। इनका संवर्धन नहीं हो सका। सन 1935 में W.M. स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू मोज़ेक वायरस को पृथक करके इनका क्रिस्टलाइजेशन किया। इसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सिद्ध हो गया कि विषाणु अति सूक्ष्म निर्जीव कण के रूप में होते हैं जो सजीव कोशिकाओं में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। अब इन कणों को विरियांश कहा जाता है। विषाणुओं की संरचना। सबसे छोटा विषाणु लगभग 10 mu व्यास का होता है, जो मनुष्य में अतिसार या डायरिया रोग उत्पन्न करता है। वह सबसे बड़ा वायरस चेचक वायरस पॉक्स वायरस होता है, जो 0.4 mu माप का होता है। पौधों के विषाणु प्रायः छड़नुमा होते हैं, जैसे TMV वायरस, और जंतुओं के विषाणु छड़नुमा या गोल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कुंडलन पाए जाते हैं। वायरस विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे हर्पिस वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, रेबीज वायरस। आप तीनों के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके पश्चात है जीवाणु भोजी विषाणु बैक्टीरियोफेज। यह टैडपोल नुमा होता है। इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण हेड रीजन बनाता है और नीचे के भाग लॉन्ग टेल फाइबर्स या टेल का निर्माण करते हैं। TMV विषाणु, इसमें RNA की श्रृंखला पर मोती की मालाओं नुमा प्रोटीन के कैप्सोमर्स लगे होते हैं। हम लोग विभिन्न आकृतियों में वायरसों को देख रहे हैं। HIV, कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV इत्यादि अलग अलग संरचनाओं में विषाणु पाए जाते हैं और अलग प्रकार से इनका संक्रमण होता रहता है। विषाणुओं के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। विषाणुओं को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव लक्षण। विषाणुओं की आकृति, संरचना, माप सजीवों की भांति निश्चित होती है। इनका संगठन भी सजीवों की भांति न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन द्वारा बना होता है। सजीव कोशिकाओं में पहुंचने के बाद द्विगुणन व प्रोटीन संश्लेषण सजीवों की भांति करते हैं। सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके विषाणु जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं।
ये इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक पैरासाइट होते हैं। इन्हें बाध्यकर परजीवी या ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहते हैं। अब विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। विषाणु सजीवों में पाए जाने वाले मात्र दो पदार्थों न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के ही बने होते हैं, क्योंकि सजीवों में और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा है, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन विषाणुओं में अपवाद स्वरूप केवल एक डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है। इनके संगठन में कोशिकांगों का अभाव होता है। किसी एंजाइम्स की अनुपस्थिति के कारण पोषक कोशिका के बाहर इनमें उपापचय क्रिया व द्विगुणन नहीं होता है। क्रिस्टल के रूप में इनको रखा जा सकता है, अतः ये निर्जीव लक्षण इनमें कहे जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस। विषाणुओं का रासायनिक संगठन। वायरस के कण आरएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। विषाणु निर्जीव जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म की अनुपस्थिति के कारण होते हैं, अर्थात इनका संगठन कोशिकाओं जैसा नहीं होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि विषाणुओं में नाभिकीय अम्ल पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। विषाणुओं में केवल एक डीएनए या एक आरएनए का लंबा कुंडलित सूत्र पाया जाता है, जो 6% भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन या कैप्सिड का होता है। सजीवों की भांति विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल संकेत सूचनाओं कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में होते हैं, जिसे वायरस का जीनोम कहा जाता है। जीनोम डीएनए या आरएनए का एक सूत्री या द्विसूत्री रेखीय या वृत्ताकार सूत्रनुमाणु होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कैप्सिड विषाणुओं का आवरण प्रोटीन की उप इकाइयों का बना होता है, जो चारों ओर से आरएनए की श्रृंखलाओं को घेरे रहता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड विभिन्न विषाणुओं के अस्थायी लक्षण होते हैं। वायरल इनविलोप विषाणुओं के आवरण। कुछ जंतुओं और पादप विषाणुओं में कैप्सिड के चारों ओर एक महीन आवरण होता है, जो कोशिका कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान डबल लेयर फास्फोलिपिड की झिल्ली के रूप में होता है। इसमें अनेक प्रोटीन के कण होते हैं, जो बाहर की ओर सूल या स्पाइक या नुकीले होते हैं, जो पोषक की सतह से चिपकने का कार्य करते हैं। विषाणुओं की संरचना मुख्य 3 भागों से होती है। प्रथम भाग कोर कहलाता है, जिसके अंदर डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण कैप्सिड कहलाता है। कुछ विषाणुओं में कैप्सिड के ऊपर एक और पतला आवरण होता है, जो फास्फोलिपिड का बना होता है, जिसमें सूक या स्पाइक लगे होते हैं, जो संक्रामक होते हैं, किसी भी पैथोजन से चिपकने का कार्य करते हैं। जिन विषाणुओं में कोर प्रोटीन के बाहर एक प्रोटीन या कैप्सिड का आवरण होता है, उसे नंगे या नेक्ड वायरस कहते हैं। और जिन वायरसों में उस कैप्सिड के ऊपर भी अतिरिक्त एक फास्फोलिपिड की लेयर अथवा प्रोटीन की लेयर होती है, उन वायरसों को आवरण युक्त वायरस कहते हैं। विषाणुओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। सजीव कोशिकाओं के बाहर ये निर्जीव धूल अथवा मिट्टी के कणों के रूप में पाए जाते हैं, अतः इन्हें विषाणु कहा जाता है। ये पोषक जिसके ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, उस पर उपस्थिति के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट है फाइटोफैजनी पादपों के वायरस, जूफैजनी जंतुओं के वायरस और फैजनी जीवाणुओं के वायरस। फाइटोफैजनी पादपों के वायरस टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की भांति पादप वायरस कुंडलाकार होते हैं, जिनका जीनोम एक सूत्री या द्विसूत्री आरएनए अथवा द्विसूत्री डीएनए का बना होता है। एक सूत्री डीएनए किसी भी पादप विषाणु में नहीं पाए जाते। टीएमवी रोग
ये किसी भी पौधे की पत्तियां जो कुंडलित होकर कर्लिंग हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, उसे मोज़ेक रोग कहते हैं। प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरसेस, विषाणु जनित पादप रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक डिजीज। इस रोग में तंबाकू के पौधे की पत्तियां सिकुड़कर कुंडलित हो जाती हैं। चंदन का कड़िश रोग, सैंडलवुड स्पाइक, गन्ने का मोज़ेक रोग, शुगर केन मोज़ेक, केले का गुच्छित रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, भिंडी का पीली नाड़ी मोज़ेक, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, पपीते का कुंचित पड़ रोग, कर्लिंग ऑफ पपाया। ये रोग विषाणुओं से होते। जंतुओं के वायरस, एनिमल वायरसेस। जंतुओं में लगभग 600 से अधिक प्रकार के विषाणु ज्ञात हो चुके हैं जो रोगजनक होते हैं। डीएनए जीनोम विषाणु, डीऑक्सी रिबोवायरसेस, वे वायरस जिनमें कोर भाग डीएनए का बना होता है। हम देखेंगे हर्पीज वायरस, जिससे फीवर होता है, चिकन पॉक्स होता है, चेचक होता है। वेरियोला से स्मॉल पॉक्स होता है, वैक्सीनिया से काउ पॉक्स होता है। अब हम लोग देखेंगे आरएनए जीनोम विषाणु, रिबोवायरसेस। पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस रोग होता है, जिसे पोलियो कहते हैं। रीनो वायरस से कॉमन कोल्ड, से सर्दी की जुकाम कहते हैं। नीमो वायरस से निमोनिया होता है। इन्फ्लुएंजा ए बी सी वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। HIV से एड्स, कोरोना वायरस से कोरोना, मोबिली वायरस से मिसिल्स या खसरा होता है, और लेसा वायरस रेबीज, और रूबेला वायरस से मम्स रोग होता है। तीसरे प्रकार के वायरस होते हैं फैजनी, अर्थात वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं के विषाणु। इन्हें बैक्टीरियोफेज अथवा फेज कहते हैं। इनका आकार टेडपोल नुमा होता है, जो हेड और टेल में बटा होता है। किसी जीवाणु को संक्रमित करके ये पुच्छ भाग से इंजेक्शन की भांति उसकी कोशिका से चिपक जाते हैं और उनको भेद देते हैं। फलस्वरूप एक नलिका द्वारा विषाणु का जीनोम जीवाणु में चला जाता है। इस क्रिया को पारक्रमण या ट्रांसडक्शन कहते हैं। यह जीवाणुओं में लैंगिक जनन की एक प्रक्रिया भी होती है। होस्ट सेल साइकिल ऑफ वायरसेस, विषाणुओं का पोषक कोशिकीय चक्र। इसका अध्ययन जीवाणु भोजी विषाणु पर हुआ है, जो 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन। जब कोई विषाणु अर्थात बैक्टीरियोफेज विषाणु किसी जीवाणु की कोशिका पर चिपकता है, संपर्क में आता है, तो उसका विरयान जीवाणु की कोशिका कला से चिपककर पोषक की सतह प्रोटीन के रिसेप्टर भाग से अपने स्पाइक द्वारा चिपका लेता है। द्वितीय भाग में भेदन या फेनिट्रेशन होता है, अर्थात विरयान के पुच्छ तंतु स्प्रिंग की तरह सिकुड़कर इंजेक्शन की भांति द्विसूत्री डीएनए अणु को जीवाणु के भीतर प्रवेश करा देता है, और लाइसोजाइम के प्रभाव से केवल डीएनए ही जीवाणु कोशिका के अंदर जाता है। जैव संश्लेषणात्मक प्रवस्था, बायोसिंथेटिक फेज। इस प्रवस्था में पोषक कोशिका में पहुंचकर वायरस का जीनोम अपघटन करके उपापचय को नियंत्रित कर लेता है और प्रचुरोत्पन्न करके अर्थात अपनी संख्या बढ़ा करके ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मैसेंजर आरएनए अणुओं का निर्माण करता है और विरयान के प्रोटीन का संश्लेषण करके नए नए जीवाणु भोजियों का निर्माण कर लेता है। परिपक्वन या मैचुरेशन, इसमें विरयांश का निर्माण पुनः होता है, जिसमें विषाणु का आवरण कोशिका कला से प्राप्त होता है। विमुक्ति या रिलीज, पोषक कोशिका में विरयांश की कई प्रतिलिपियां बन जाती हैं और पोषक के कोशिका के अपघटन या लयन अर्थात लाइसिस, इनके मर जाने से अर्थात जीवाणु तो मर जाता है के बाद जीवाणु मुक्त हो जाता है। अतः इन विषाणुओं के पोषक कोश के चक्र को संलयी चक्र या लैक्टिक साइकिल कहते हैं। विषाणुओं का मानव शरीर में प्रवेश।
ट्रांसमिशन एंड एंट्रेंस ऑफ वायरसेस इन ह्यूमन बॉडी। संक्रमित मनुष्य से ऊर्ध्व अर्थात वर्टिकल प्रसारण माता से बच्चों में अंडाणु अथवा अपरा प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से माता से बच्चों में इस रोग का प्रसारण होता है। लेकिन क्षैतिज प्रसारण जिसे हॉरिजॉन्टल प्रसारण कहते हैं मनुष्यों में छुआछूत या कंटेजियन के कारण होता है। छुआछूत आप जानते हैं जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, लार के माध्यम से, वीर्य के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, कई माध्यम से हो सकता है। तो कुछ रोग हैं जो जिनके माध्यम निम्नलिखित हैं। श्वसन मार्ग द्वारा इन्फ्लुएंजा, जुकाम, चेचक, कलसुआ आदि के वायरस वायु के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। मूत्रोजनन मार्ग द्वारा लैंगिक संपर्क व संक्रमित सुई द्वारा HIV और हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। भोजन तथा पेयजल द्वारा पोलियो, हेपेटाइटिस जठरांग स्रोत होता है। और कुछ जंतु जैसे कुत्ते, सियार, लोमड़ी, बंदर के काट लेने से, पागल कुत्ते के काट लेने से अलर्क या रेबीज रोग होता है। कुछ कीटों जैसे मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। वायरस संक्रमण के लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं। रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू वायरल इन्फेक्शंस। फर्स्ट है सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं, इन्नेट रिस्पॉन्स। जैसा कि हम जानते हैं फीवर अथवा ज्वर अधिकतर विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। जब विषाणु का संक्रमण होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाता है, जबकि विषाणु लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः हमारे शरीर के टेम्परेचर लगभग 80 से 100 डिग्री बढ़ जाने पर यह विषाणु स्वतः ही टूट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप उस विषाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। सेकेंड रिस्पांस है भक्षकाणु क्रिया अथवा फैगोसाइटोसिस। शरीर के ऊतकों में कूटपाद युक्त बड़ी बड़ी भक्षी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये विषाणुओं का भक्षण करके इनका विघटन कर देती है, फलस्वरूप विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इंटरफेरेंस। लिंडमैन ने कशेरुकी जंतुओं में पता लगाया कि विषाणुओं में संक्रमित कोशिकाएं विसरणशील ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थों का स्राव करती हैं। इन पदार्थों को इंटरफेरन कहा जाता है। यह संक्रमित कोशिकाओं में घुसकर विषाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं और विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करती हैं। अतः विषाणुओं के संक्रमणों के लिए रोग निवारण, थेरेप्टिक तथा निरोधक प्रिवेंटिव औषधियों के रूप में इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है, जो कई विषाणु जनित रोगों के बचाव में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। सेकेंड रिस्पांस है विशिष्ट प्रतिरक्षी अर्थात इम्यून प्रतिक्रियाएं। विषाणुओं में विष पदार्थों अर्थात एंटीजेंस उपस्थित होते हैं, अतः इनके संक्रमण को रोकने के लिए रुधिर में बी लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो एंटीबॉडीज़ का स्राव करती हैं, जो विषाणु से संलग्न होकर इनका विघटन कर देता है। विशेष कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो स्वयं विषाणुओं व इनके संक्रमित कोशिकाओं का भक्षण करके इनका विघटन करती हैं। इनमें विशिष्ट स्मृति स्थापित हो जाती है जो भविष्य में विषाणुओं के द्वारा दोबारा संक्रमण को रोकने में सही कारगर सिद्ध होती हैं। फलस्वरूप वैक्सीन का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, वायरल डिजीजेस, दूसरा वैक्सीनेशन टीकाकरण की प्रक्रिया और इम्यूनिटी रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा